दोस्तों, इम्पावर इंडिया का नाम सुना है। बड़ा यूनिक नाम लगता है ना। इम्पावर, इम्पावर, इम्पावरिंग, पावरिंग। तो क्या, चलिए, इस स्टॉक की कंपनी है और कंपनी मार्केट में लिस्टेड है। कहती है इम्पावर पावरिंग फ्यूचर्स, और इस तरह के कुछ हैशटैग टैगलाइन चलाती है कंपनी, जो कहते हैं सस्टेनेबल पावर सॉल्यूशंस की कंपनी कामकाज करती है। इस स्टॉक के बारे में जानेंगे कि कहाँ पे फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। फंडामेंटल इसका काफी अट्रैक्टिव लगता है। अब ये लगता है कैसे, तो उसका पीछे कुछ कारण है, वो भी देखेंगे। कि सेक्टर वाइज देखा जाए तो ये पावर सेक्टर में यदि कंपनी कामकाज करती है, तो इस सेक्टर में पता है ना, अभी इंडिया में इस सेक्टर का बड़ा डिमांड है। और डिमांड में कुछ ऐसे छोटी स्टॉक भी हैं जो कि काफी अच्छे खासे परफॉर्मेंस करते नजर आए हैं, जो कि पावर सेक्टर में इसे बिलोंग करती है। कहती है इनोवेशंस, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल पावर सॉल्यूशंस टेलर्ड फॉर द योर नीड, जो एक आवश्यकता है उनके लिए कंपनी कामकाज करती है। जहाँ कहती है कि रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन की बात करें या फिर डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट की बात करें, ये सभी जगह अपनी कुछ ना कुछ हाथ लगा के कामकाज करती है। जबकि ये कंपनी कहती है यहाँ पे जो आईटी सर्विस और इससे जो कि कंपनी बिजनेस इन द हाई एंड आईटी प्रोसेस पे कंपनी कामकाज करती है। तो चलिए जानते हैं, थोड़ा सा इसका समझने के प्रयास करते हैं, जो कि चार्ट में पिछले कुछ दिनों से स्टॉक ने सस्टेन करती नजर आई थी। तो क्या यहाँ से एक बड़ी मोमेंटल आने की चांसेस बनती है क्या? क्योंकि इसकी हायर टू रेजिस्टेंस और सपोर्ट की फिलहाल इसी रेंज में स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा, क्या इस प्राइस के को तोड़ने के लिए तैयार हो रही है? चलिए, इसको भी हम थोड़ा सा पॉइंट आउट करेंगे और समझते हैं। स्टार्ट करते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू देखा जाए तो बुक वैल्यू से जो करंट प्राइस है वो नियरली 0.90 ही अभी इंक्रीज किया है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया। जबकि इंटरेस्टिंग वैल्यू से कंपेयर करें तो ये भी थोड़ा सा इंक्रीज किया, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब आते हैं स्टॉक में भीड़ को लेकर। कहते हैं कि स्टॉक का भीड़ क्या कहते हैं, स्टॉक में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। स्टॉक में इंटरेस्टेड की बात करें तो अभी तक ज़्यादा भीड़ नहीं है, जो कि सेक्टर की बाकी कंपनियों में करीब 39 के भीड़ है, तो यहाँ पे करीब 30 के भीड़, मतलब यहाँ से करीब करीब 30% की क्या हो सकती है और ग्रो बनती है। और यदि 30% की ग्रो बनती है तो कितना पे जाएगा, नियरली जंप तो करना चाहिए। तो इसका, जबकि ईपीएस कहता है 0.07, समझ में ये आई जो फेस वैल्यू एक के पीछे यदि अर्निंग करता है 0.07 का, तो क्या 7% की 7% के आसपास की अर्निंग करती है। अर्निंग के पीछे की भी जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं वो करीब 30 होने की है, जिसमें अभी भी 30% के आसपास की अपर साइड की जाने की मूव करती है। तो इसमें देखा जाए आर तो थोड़ा सा कम है, 2.38। आर कहती है 2.25। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग केवल 15%। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि 15% की होल्डिंग क्यों है। इसके अलावा बात करें तो करंट रेशियो और डेट्स फ्री कंपनी है। करंट रेशियो थोड़ा सा 0.72 के आसपास है। तो हम एक एक एस्पेक्ट को चलिए थोड़ा सा अंडरलाइन करते हुए जानते हैं और समझने की प्रयास करते हैं। कंपनी जहाँ के हम स्टार्ट करते हैं इसके पीयर्स से लेकर के, तो पीयर्स में जो देखा जाए अदानी इंटरप्राइजेस से लेकर के जिस लॉजिस्टिक और सेलो जैसी कंपनीज हैं, इसको इसी लिस्ट में शामिल किया गया। मतलब ये आईटी सेक्टर से कंपनी कामकाज करती है या रिन्यूएबल एनर्जी पे काम। इसके लिए हमें पता है क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें सेगमेंट वाइज देखना पड़ेगा कि सेगमेंट वाइज क्या रिजल्ट निकल के आता है। जहाँ पे डेट इक्विटी के बारे में कहती है कंपनी के पास कुछ है नहीं, डेट्स फ्री कंपनी, जबकि बड़ी बड़ी कंपनी के पास काफ़ी सारा डेट्स हैं। और भीड़ का यदि आकलन करें इंटरेस्ट के, तो इंटरेस्ट की सबसे ज़्यादा भीड़ अभी फनासाज कंज्यूमर के ऊपर देखने को मिलता है। और रेस्ट और भी सारे कंपनीज हैं, यहाँ पे फिलहाल थोड़ा सा भीड़ कम आंकड़ा किया गया है, जो कि अभी 30% ऊपर चलने के लिए तैयार हो सकता है। आते हैं रिजल्ट की तरफ। आखिर रिजल्ट इसके बारे में क्या किया, रिजल्ट के बारे में देखा गया कि यहाँ पे पीरियड जून तक का रिजल्ट उन्होंने अपडेट किया हुआ, और जून तक के रिजल्ट में ये बड़ा एक्टिव अट्रैक्टिव उन्होंने जंप किया है, जो कि 3 करोड़ से सीधे 38 करोड़ पे चली गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो करीब 11% के आसपास हुआ करता था वो 5% कम हो गया, मतलब कंपैरिजन के दौर में अपनी प्रॉफिट को कम किया, सेल्स को इंक्रीज कर दिया। अब आते हैं प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की तरफ। तो नेट प्रॉफिट कहते हैं 40 लाख से लेकर के उन्होंने 2 करोड़ 12 लाख तक का एक नया बुकिंग किया है। और इसको ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे इस कंपनी में सबसे ज़्यादा यदि कभी किसी किसी पीरियड में रिजल्ट आया था तो वो टाइमिंग था इनके पास 3 करोड़ 36 लाख का।
तो इसको भी इन्होंने ब्रेकआउट, इनको ब्रेकआउट नहीं किया, इनको तोड़ा नहीं है, लेकिन क्या यहाँ आगे सिचुएशन इसको तोड़ सकती है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इनकी परसेंटेज का भी आकलन करते हैं। इसका नाम है एम्पावर इन इंडिया। इसके बारे में देखा जाए तो कहती है कि इनका रेवेन्यू तो करीब करीब 100% के आसपास की ग्रो करती है, नहीं सॉरी 1000% के आसपास नियर जंप करती है। इसके अलावा की बात करें तो एक्सपेंसेस करीब 120% और नियरली देखा है तो नेट इनकम करीब 425% के साथ जो इबिटा नेट ऑपरेटिंग मार्जिन है वो करीब 52% की गिरावट में दर्ज करती है। इसके अलावा की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी की परफॉर्मेंस क्या रही, खास के मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस की बात करें, मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस ये देखने को मिल रही है कि पिछले कुछ सालों में इनके पास कुछ था नहीं, पिछले कुछ सालों से कंपनी लगातार सो रही थी। कंपनी नहीं सो रही थी, मैनेजमेंट सो रहे थे, मैनेजमेंट ने सो रहे थे, खास करके 19 से लेकर के 22 के दौरान में। फिर उनकी नींद खुली और नींद खुली तो 22 में उन्होंने 23 में अपनी नींद से जागे, 22 में वैसे जाग गए थे, 23 में जागे और अपना कारोबार स्टार्ट किया। तो 24 उन्होंने 117 करोड़ का अपनी सेल्स को इंक्रीज किया, जिसकी वजह से देखने को मिला कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब 2 से 3% बढ़ती नजर आई। नेट प्रॉफिट जो कंपनी के पास कुछ था नहीं, वहाँ पे 7 करोड़ का नेट प्रॉफिट बुक करती है, मतलब नियर अबाउट 6% के आसपास कह सकते हैं, 6% के आसपास की इनकी नेट प्रॉफिट मार्जिन बनी, इन्होंने बुक करके रखा। आखिर ये हमेशा कहता हूँ कि जो प्रॉफिट है वो हमेशा बुक किया जाता है। इस बुक के पीछे जानेंगे क्या कारण है और इसके हम जानेंगे, उसमें R2R फी हमारी जो रूल्स हैं उस पर चलेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, रिस्क टू रिकंसिलेशन करेंगे, साथ में रिस्क टू रिटर्न की तरफ ध्यान देंगे। अब आते हैं इसकी कड़ी को लेकर के, जहाँ पे ये देखा गया परसेंटेज को लेकर के, तो ये कहती है नियरली करीब रिवेन्यू में करीब 1100% से ज़्यादा की मूव होती है और एक्सपेंसेस 4% गिरने के बाद जो नेट इनकम था वो करीब 4200% की जंप कर जाती है और इसी हिसाब से नेट प्रॉफिट मार्जिन भी करीब करीब 2 से 51% के आसपास की उछल कूद करती हुई नजर आ रही। ये तो था इसके। अब R2R में देखें इसको लेकर के, तो R2R में निकल के आती है, सबसे पहले हमारी ध्यान जाती है बोरोइंग्स को लेकर, तो कहते हैं डेट्स फ्री है, मतलब कोई इनके पास डेट्स है ही नहीं। चलिए अच्छी बात है, तो फिर इनके पास फिक्स भी पार्ट नहीं है, इनके पास पार्ट बचा क्या, तो कहते हैं इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। इनकी इन्वेस्टमेंट हो सकता है इन्होंने कंपनी में किया है, कहीं और किया है, किसी कंपनी में शेयर लिया है, तो इन्वेस्टमेंट का पार्ट इनके पास देखने को मिलता है। जबकि अदर एसेट्स की तरफ देखें तो ये करीब 107 करोड़ में देखने को बनती है और मार्केट में इनका कोई भी उधार पैसा नहीं पड़ा। ये इनके लिए क्या कहती है, इनके लिए एक पॉजिटिव वेवरेज जनरेट करती है। तो इसके बारे में एक नज़र डालते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। हमने देखा बैलेंस शीट की तरफ फिगर देखें तो इनमें क्या हुआ। इनके शॉर्ट टर्म में लोन में के अंदर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर, कैश के अंदर करीब 348% के आसपास की जंप देखने को मिला। और नेट एसेट्स यदि 5% बढ़ती है तो नेट जो इनकी टोटल लाइबिलिटीज़ हैं, टोटल लाइबिलिटीज़ करीब करीब 200% की उछाल कर लेती है। तब यहाँ पे थोड़ा सा इनका बर्डन बढ़ा, क्योंकि लाइबिलिटी तो इनका काफ़ी ज़्यादा कंपेरेटिव टू द एसेट्स पार्ट से काफ़ी ज़्यादा बढ़ती नज़र आई। आइए इसको देखा जाए, इसको लेकर के इसको इस फिगर को देखते हैं, जहाँ पे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें और बाकी सारे एस्पेक्ट को देखें, जो कि यहाँ पे सबसे पहले सेंटीमेंटल तरफ देखते हैं। एनुअल रिपोर्ट की उन्होंने बात किया, अभी एजीएम का फेस्टिवल चलता नजर आता है, हर जगह एजीएम की बात करती नजर आती है कंपनी, तो ये कुछ ऐसा अपडेट था। इसके बारे में देखते हैं कुछ और, जहाँ पे खासकर सेगमेंट वाइज हम चर्चा कर रहे थे, सेगमेंट वाइज भी देखेंगे। उससे पहले कॉर्पोरेट एक्शन में कुछ अपडेट की बात करें, 2010 के बाद कोई अपडेट नहीं है। 2011 से लेकर के अभी 24 चल रहा है, कोई भी इन्होंने अपडेट नहीं दिया, उन्होंने कुछ डिविडेंड नहीं दिया, कुछ बोनस नहीं दिया, कुछ राइट इशू नहीं लिए, कुछ एजीएम नहीं करके लाए। इसके बाद यदि देखें इसको तो क्या कहती है, यहाँ पे देखा जाए हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे लिए क्या दर्शाता है, तो शेयर होल्डिंग हमारे लिए इधर ये दर्शाता है कि 15% होल्डिंग इनके पास आज से नहीं 2021 से लेकर के लगातार चली। एफआई कोई है नहीं, डीआई कोई है ही नहीं, जो है सबके सब पब्लिक है, मतलब एफआई और डीआई के कोई चॉइस नहीं है कंपनी में लेकर के, लेकिन पब्लिक के पास चॉइस करीब 85% के आसपास है, जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने अपनी पोजीशन बना के रखे हैं, 4%, 2%, 1% के आसपास की। यहाँ पे टोटल यदि इंटरेस्टेड शेयर होल्डर की बात करें तो निकल के आती है करीब करीब 10,000 से सीधे सीधे यहाँ पे ये देखने को मिली
प्राइस में ऐसा हुआ क्या, और इसमें टाइम फ्रेम में इसमें कितने लोग आए मार्केट में। तो ये देखने को मिला कि 21,000 के आसपास की भीड़ से स्टार्ट होती है और सीधे एक ही बार में 65,000 पे जाती है, फिर 1,11,000, फिर वो 2,22,000, सीधे इससे डबल हो गई। मतलब मार्केट इनके पीछे मुझे डबल होती नजर आती है, किसको लेकर, इंटरेस्ट को लेकर। जबकि एनालिसिस पार्ट में कहती है कि डेट्स फ्री कंपनी है, कोई बात नहीं है, ऑलमोस्ट डेट्स फ्री कंपनी थी, बुक वैल्यू से काफ़ी कम प्राइस पे ट्रेड करती नजर आती है, फंडामेंटल्स में ऐसा कोई इशू देखने को नजर नहीं आई है। छोटी कंपनियां, प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ा सा कम देखने को मिला है, जबकि यहाँ पे ट्रेडिंग के टाइम में देखने को मिला कि यहाँ पे पिछले 6 महीने की चार्ट का आकलन करें तो 6 महीने के चार्ट में अपने आप को ये एक सपोर्ट लेवल के आसपास बार बार सपोर्ट लेते हुआ नजर आती है, और इस सपोर्ट लेवल को यदि टच नहीं करती है फिलहाल, तो यहाँ से मार्केट की एक रैली बनती नजर आ सकती है, क्योंकि पिछले इस टाइम फ्रेम का देखा है तो यहाँ भी इन्होंने ऐसा रखा हुआ है, और इनकी ब्रेकआउट की टाइम हो सकती है जहाँ पे इसको ये रिसेंटली ब्रेकआउट की बात किया जा सकता है, या उससे पहले इस ब्रेकआउट के आसपास की बात किया जा सकता है, जिसको जिसको पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने वाली बात करती है। यदि पुराने रिकॉर्ड को तोड़ती नजर आती है तो वहां से मार्केट के कुछ लिए कुछ नई बात निकल के आती नजर आती है। तो ये कुछ ऐसा अपडेट था इसको लेकर। अब आते हैं रिस्क टू रिटर्न में, आखिर अपने निवेशकों को इन्होंने रिटर्न कितना दिया है जिसमें निवेशक बने हुए। 1 महीने में करीब न्यूट्रल के आसपास रही, 6 महीने में देखने को मिला कि 40% की इन्होंने नुकसान प्रदान किया है, 1 साल में करीब 175% की उछल कूद के साथ 5 साल में करीब 11% के आसपास की उन्होंने एक जंप दिया है। लेकिन यहाँ टाइम फ्रेम में इस प्राइस के आसपास मार्केट ने एक बड़ी रैली बनाई थी, रैली के बाद मार्केट में खासकर उन लोगों के लिए जिन लोगों ने यहाँ पे आकर लिया, उनकी सिचुएशन में बेचने का मौका मिला नहीं मिला, क्योंकि उनके लिए तो नुकसान ही देखने को बनते हो, क्योंकि मार्केट लगातार क्या रहती थी, प्रेशर्स बनाती नजर आई थी। आज के स्टॉक लर्निंग हमने जाना एम्पावर को लेकर के, मार्केट के गोल्डन रूल के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। भले प्राइस 1 रुपए का हो, 50 पैसे का, 25 पैसा, 5 पैसा और लाख रुपए का हो, मार्केट की गोल्डन रूल है हमारी टारगेट क्या है। टारगेट के पीछे हमें दो तरह के टारगेट देखना पड़ेगा, पहला इज टर्म टारगेट, सेकंड इज ग्रो टारगेट। अब दोनों का क्या करना, हाइब्रिड बनाना। हाइब्रिड बनाने के बाद आपको यदि वेरिफिकेशन नजर आए टर्म के हिसाब से या ग्रो के हिसाब से, उसको कंटिन्यू किया जा सकता है। अदरवाइज यदि नहीं उसके नीचे जाती नजर आती है तो इसमें एशल एक माइंड में हमेशा सेटअप करके बैठना चाहिए। अदरवाइज मार्केट में आपके पैसे आपके सामने, आपके चार्ट देखते देखते इस पॉकेट से इस पॉकेट में चली जाती है, क्योंकि आपने यहाँ पे खरीदा इस सोच करके ये मार्केट बढ़ेगी, लेकिन ये मार्केट यहाँ पे आ गई तो आपको बना क्या, वो हमारे पास बना क्या, इसलिए हमने थोड़ा सा पॉइंट आउट ओवर द अवेयरनेस के लिए लिया इसको। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे जहाँ पे हम कुछ नई टेक्निक्स, नई स्ट्रेटजी के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने पैसे को भी सेव रखने का प्रयास